नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। कहते हैं कि समाज को अपाहिज करना हो तो उसको शिक्षा से काट दो, पीढ़ियों को जाहिल बनाना हो तो उन्हें पढ़ने नहीं दो, जाति का, धर्म का, पंथ का जहर फैलाना हो तो ज्ञान के रास्ते को काट दो, प्रतिभा से भरे किसी बच्चे का भविष्य खराब करना हो तो उसको गलत गुरु के हाथ में डाल दो। बिहार में ये सब कुछ हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, दिन दहाड़े सीना ठोक कर और बिना किसी लिहाज, डर और अफसोस के हो रहा है। 13 करोड़ के राज्य में 36 लाख से ज्यादा बच्चों के मुस्तकबिल यानी कि भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। समूचा प्रदेश बेबस लाचार देख रहा है। व्यवस्था अंधी बहरी पड़ी है और खेल खेलने वाले गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। जिस राज्य के बच्चों की प्रतिभा आईएएस, आईपीएस के इम्तिहान, इंजीनियरिंग, मेडिकल के एग्जाम्स में परचम लहराती है, उस राज्य के छात्रों के दिन रात घुटन, तनाव और एक अजीब से अवसाद से सालों साल से गुजर रहे हैं। इंडिया न्यूज ऐसे हालात पैदा करने वालों के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहा है। आप इस अधर्म के खिलाफ युद्ध को कह सकते हैं। लूट, भ्रष्टाचार और गिरोह के खिलाफ युद्ध कहिए या पतित, कुत्सित, अनैतिक और तिकड़मी तंत्र के खिलाफ युद्ध कहिए, लेकिन हां, युद्ध है और ये तब तक चलेगा जब तक बिहार के लाखों छात्रों की खातिर पढ़ने की व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती। भ्रष्टाचार, कदाचार और जालसाजी से भरे लोगों को उखाड़ फेंका नहीं जाता, उनको उनके किए की सजा नहीं मिल जाती, लूट और डकैती की पाई पाई का हिसाब नहीं हो जाता। मैं जानता हूं यह बहुत मुश्किल है और लगभग नामुमकिन सा है, लेकिन यह भी पता है कि बड़े बड़े आंदोलनों और बदलाव की बुनियाद संकल्पों से भरे छोटे छोटे प्रयास ही रहे। इंडिया न्यूज के अभियान यूनिवर्सिटी लूट का असर यह हुआ है कि मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पुष्पेंद्र प्रसाद वर्मा और उनके प्रॉक्टर जयनंदन प्रताप सिंह, लाइब्रेरी इंचार्ज प्रोफेसर विनोद कुमार और रजिस्ट्रार के असिस्टेंट सुबोध कुमार को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों पर घोटाला, जालसाजी और गैर कानूनी काम करने का आरोप है। मगर सवाल यह है कि मगध विश्वविद्यालय के वीसी राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ? जिस आदमी के घर से 2 करोड़ की नकदी, 1 करोड़ के जेवर और उतनी ही रकम की जायदाद के कागजात बरामद हुए हों, जिस पर 30 करोड़ के घोटाले के आसपास का आरोप हो, वह आदमी आज तक छुट्टी पर क्यों है? उससे पूछताछ क्यों नहीं हो रही? गिरफ्तारी से उसको किसने बचा रखा है? जाहिर है कोई बचाने वाला तो है, लेकिन विजिलेंस अपना काम कर रहा है। जिसने मुकदमा दर्ज कर रखा है, जिसने छापेमारी की थी, राजेंद्र प्रसाद को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने 3 जनवरी को पूछताछ के लिए पटना बुलाया है। आपके सामने जो चिट्ठी है उसे एसयूवी यानी स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट के एसपी जेपी मिश्रा ने जारी किया है। मुमकिन है कि रजिस्ट्रार और प्रॉक्टर समेत जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ में राजेंद्र प्रसाद की बहुत सारी करतूतें सामने आई हों, पर सवाल यह है कि वो कहां हैं, ये किसी को नहीं पता। वो आएंगे भी या नहीं, कोई नहीं जानता। राजभवन की तरफ से उनके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये वैसे ही है जैसे पड़ोसी चोर चोर चिल्लाए और घर वाला जिसके घर में चोरी होने की बात कही जा रही है वो कुछ नहीं बोले। विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारी जैसे वीसी, प्रो वीसी, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, एग्जामिनेशन कंट्रोलर की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। ऐसे में बिहार के महामहिम फागू चौहान ये देख क्यों नहीं रहे कि 30 करोड़ के घोटालेबाज राजेंद्र प्रसाद विजिलेंस के सामने आए और उसके सवालों का जवाब दें? मगर लगता तो यही है कि विजिलेंस की जांच टीम 3 तारीख को दिन भर इंतजार करेगी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद आएंगे नहीं। ऐसे में विश्वविद्यालय कैसे चल रहा होगा, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये विश्वविद्यालयों में जो लूट होती है उसका असर पढ़ाई लिखाई पर कैसा पड़ता है, इसके लिए मैं आपको पूर्णिया लेकर चलना चाहता हूं। पूर्णिया में स्थानीय पत्रकार हैं प्रफुल्ल झा। हमने उनसे ये कहा कि जरा हमें पूर्णिया के सबसे बड़े कॉलेज पूर्णिया कॉलेज की हालत बताइए, तो उन्होंने जो तस्वीर भेजी वो अब आपके सामने में रख रहा हूं। ये कॉलेज का गेट है, किसी खंडहर के बचे हुए अवशेष की तरह। मौसम की मार और जमीन के गर्दो गुबार ने इसके चेहरे पर ऐसी कालिक पोत रखी है कि आप नाम तक ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। अब अंदर चलिए। ये डिपार्टमेंट्स के बोर्ड हैं। जूलॉजी, पान वाला भी इससे अच्छी तख्ती लगाए हुए होगा, और ये बॉटनी डिपार्टमेंट का बोर्ड है।
वनस्पति विज्ञान के विभाग के बोर्ड की सूरत जंगल में पड़े किसी जंग खाए हुए प्लेट के दीवार पर चिपक जाने जैसा लगता है। आपको लग रहा होगा ना, ऐसा ही है। अब अंदर चलते हैं। ये क्लासरूम है। आपको ऐसा लगेगा कि बाजार में कोने के मकान की आखिरी दीवार के किनारे किनारे लोग जैसे शौच, पीक और कूड़े से भर देते हैं, वैसी ही तस्वीर आपके सामने है। फर्श टूटी हुई है, धूल भरी हुई है, टेबल पर कार्टन पड़े हैं, पता नहीं उनमें क्या है, मगर ये क्लासरूम है और यही लैब भी है। अब थोड़ी देर मैं चुप रहता हूं। वहां के लड़के और प्रफुल्ल की जुबानी यहां की दर्दनाक कहानी आप सुनिए जरा। ये पूर्णिया कॉलेज है, जूलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि स्थिति आप देख रहे हैं कि 2 साल से कंटिन्यू ये टूटा भांगा हुआ है, पूरा तरीके से जर्जर है। जो कि यहाँ पे जूलॉजी का प्रैक्टिकल भी होता है और क्लास भी होता है, जो कि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। तो हम लोग बार बार करने से वीसी साहब, प्रिंसिपल साहब से कि रिपेयरिंग के लिए मांग करते आ रहे हैं बराबर से, जो कि इस पे कोई तरह से ध्यान नहीं देता है। और मनवाना फीस लिया जाता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में पता नहीं चलता है, किसको अच्छा नंबर रहता है उसको दूसरा कॉलेज चल जाता है। ऑनलाइन में भी घपलाबाजी होने लगा है, जो कि ये स्थिति हो गया पूर्णिया कॉलेज और पूर्णिया यूनिवर्सिटी में कि मतलब विद्यार्थी को अच्छा नंबर होने के बावजूद भी पूर्णिया कॉलेज नहीं होता है। पूर्णिया कॉलेज के लगभग सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो या केमिस्ट्री का हो, सभी डिपार्टमेंट का ये हाल है और ये स्थिति है। और इसी जर्जर स्थिति में जो है छात्र यहाँ आते हैं और पढ़ाई करते हैं। और इस जर्जर स्थिति को लेकर के पूर्णिया कॉलेज में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है कि यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस और छात्र, यह जो क्लास दिख रहा है, इनको जो है अच्छे ढंग से जो है तैयार किया जाएगा। इस पे घोटाला 1,10 करोड़ का अभी तक हो चुका है। 1 करोड़ 10 लाख का, ठीक है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा की मंदिर होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये शिक्षा का मंदिर नहीं होकर लूट का खजाना बन गया। पूर्णिया विश्वविद्यालय हो या पूर्णिया कॉलेज, सभी जगह व्यापक पैमाने पर विकास के नाम पर लूट हुई है। आप लोगों ने अभी देखा कि जूलॉजी विभाग का ही सिर्फ फर्श टूटा नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी वही हाल है। और विगत 3 वर्षों से लगभग ये फर्श टूटा हुआ है। और सुन के आपको आश्चर्य होगा कि ये कोरोना महामारी का काल है, उस फर्श टूटे में क्या सफाई हो सकती है? अगर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उस टूटे हुए फर्श के बीच में या प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, तो क्या वो बच्चे के जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? पूर्णिया के इस कॉलेज में एक और मामला चल रहा है। अभी के और पहले के प्रिंसिपल के बीच में एक लड़ाई चल रही है। पहले वाले मिथिलेश मिश्रा पर घोटाले का आरोप है और जो आज है मोहम्मद कमाल, वो आरोप लगा रहे हैं। इस घोटाले से जुड़ा घमासान आपको प्रफुल्ल बता रहे हैं। इस जगह लगभग जो अभी जो पूर्णिया कॉलेज के प्रचार है वर्तमान में, उन्होंने पूर्व के प्रचार पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया, जिसका लेखा जोखा उनके पास में नहीं है। उन्होंने जो यहाँ के पूर्णिया यूनिवर्सिटी के वीसी हैं उनसे मांग की है कि जो पूर्व के प्रचार है मिथिलेश मिश्र, उस पर FIR करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि जो उन्होंने सेमिनार हॉल बनाया है, जो उन्होंने रंग पुताई करवाया है, जो उन्होंने बास्केटबॉल का निर्माण करवाया, इस तरह के बहुत सारे निर्माण कार्य जो हुए हैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए के लगभग में, उसका कोई लेखा जोखा संचिका नहीं उपलब्ध है। मतलब ये कि कमाल साहब कह रहे हैं कि मिश्रा जी कमाल कर रहे हैं, करोड़ से ऊपर का खर्चा कर गए और कागज पत्र को छोड़ ही नहीं गए। और मिश्रा जी अपने मिश्री बोल में पूरा मामला मुंह में घुला मिला रहे हैं। डॉक्टर मिथिलेश मिश्र से मैंने मौखिक रूप में कई बार मांग की कि मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया है तो कायदे से चार्ज हैंडओवर और टेक ओवर होना चाहिए, जिसकी उन्होंने हर बार अनसुनी की। 1 महीने के बाद मैंने उनको जो सामग्री या अभिलेख मुझे चाहिए, जो ज़रूरी हैं, उनको सूचीबद्ध करके उनको मैंने पत्र दिया, तो उस पत्र को उन्होंने रिसीव करने से भी इनकार कर दिया। आज 1 वर्ष से अधिक हो रहा है, कुछ दिन पहले यानी 1 महीना पहले उनको पत्र दिया गया, तो इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उसी पत्र पर उन्होंने यह लिख करके दिया कि
मैं ये बोल चुका हूँ कि ये अभिलेख मेरे पास नहीं है। माननीय पूर्व कुलपति महोदय की पूरी स्वीकृति, सहमति और आदेश के अनुसार ही काम हुआ था। उनसे संबंधित अभिलेख प्रमाणों के साथ पूर्णिया कॉलेज के कार्यालय में बड़ाऊ एवं लेखा शाखा की निगरानी में सब कुछ रखा हुआ है और उसकी कॉपी, जांच की कॉपी विश्वविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है। कहा भी गया है यहाँ से कि उनको जिस पत्र की जरूरत है वो लिखित दें, उनको यहाँ रजिस्ट्रार कार्यालय से उपलब्ध हो पाएगा। अब आप समझिए कि मिश्रा जी कह रहे हैं कि उन्होंने जितना काम कराया उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में ही हैं और उनकी कॉपी यूनिवर्सिटी में है। उधर कमाल साहब का रोना यह है कि कुछ है ही नहीं। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां के पहले वीसी राजेश सिंह ने 30,000 बच्चों के लिए इम्तिहान की खातिर 11.5 लाख कॉपी खरीदवाई थी। ऊपर से पहले 7 रुपए के रेट पर जो कॉपी खरीदी जाती थी वह 20 रुपए के रेट पर खरीदी गई। देख रहे हैं ना आलम आप। उन राजेश सिंह ने किराए के मकान के मेंटेनेंस पर 10 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। उस आदमी पर गबन और धांधली के ऐसे संगीन आरोप रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। मैं यहां फिर से एक बार ये अपनी मांग दोहरा रहा हूं कि मगध यूनिवर्सिटी के वीसी राजेंद्र प्रसाद से पूछताछ कब होगी साहब, या उनको भी राजेश सिंह जैसी रियायत मिल जाएगी। अगर किसी की ऐसी मंशा होगी तो हम उसको पूरा नहीं होने देंगे। सवाल, सबूत और इल्जाम लेकर यह युद्ध लड़ते रहेंगे। धांधली की इंतहा कैसी है, इसके कुछ और गंभीर मामले मैं आपको सुनाता हूं। बिहार में तमाम प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स के लिए जो विश्वविद्यालय 2008 में बनाया गया उसका नाम है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। इसका जिक्र मैं अपने पिछले 2 एपिसोड में लगातार करता रहा हूं। यहां धांधलियों और घोटालों का अंबार है। अब कुछ नया सुनिए। इस विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन कंट्रोलर और डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए विज्ञापन निकाले गए थे। शर्त थी कि एप्लीकेंट को 6,000 के पे ग्रेड में होना चाहिए और पढ़ाने का 9 साल का अनुभव भी। इसके आधार पर राजीव रंजन नाम के एक साहब, जिनकी तस्वीर अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर अपॉइंट किए गए। उस समय ये 4800 रुपए के पे ग्रेड में थे और एनआईटी पटना में प्रोग्राम ऑफिसर थे। यानी कि ना पे ग्रेड वो था जिसका विज्ञापन निकला था और ना ही इनके पास वैसा अनुभव था। फिर भी ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन कंट्रोलर बना दिए गए और आज तक कुर्सी पर जमे हुए हैं। हम जो कुछ आपसे कह रहे हैं दस्तावेज के आधार पर कह रहे हैं, सच यही है। इनका एक और कारनामा सुनिए। ये यूपी की पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से बीटेक है, ऐसा इन्होंने बता रखा है। लेकिन जो मार्कशीट है उस पर गौर कीजिएगा। पेपर कुल 25 नंबर का है और इनको जो मार्क्स मिले हैं वो 125, यानी 5 गुना ज्यादा। ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन कंट्रोल नहीं है, ये तो सचमुच में आर्यभट्ट है। महामहिम फागू चौहान जी, आप मुझे सुन रहे हैं ना? सुनिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सुनाना बाकी है। ये अंजना कुमारी है। ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की डिप्टी रजिस्ट्रार नियुक्त की गई थी उसी समय जब राजीव रंजन एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाए गए थे। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें साफ साफ कहा गया था कि 4800 का ग्रेड पे होना चाहिए, जो इनके पास नहीं था, क्योंकि ये थी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, यानी कि ये भी अयोग्य थी। लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार बनाई गई और आज तक ये भी अपनी जगह पर सलामत है। राज्यों में सरकारी खर्चों का लेखा जोखा देखने और उसको ऑडिट करने का जिम्मा जिस अधिकारी पर होता है, ऑडिटर जनरल, उसकी आपत्ति के बावजूद राजीव रंजन और अंजना कुमारी को प्रमोशन देकर ग्रेड पे 8700 रुपए में कर दिया गया। ये हैं दीपांकर श्रीज्ञान, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के ही। इस पद पर नियुक्त होने की शर्त यह थी कि विश्वविद्यालय में सेक्शन ऑफिसर के रूप में 3 साल का अनुभव होना चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर 5 साल आप पढ़ा चुके हों। लेकिन दीपांकर श्रीज्ञान ने अपने अनुभव में डाला कि वे पटना के सर्च लाइट पब्लिकेशन में 2001 से 2008 तक काम कर चुके हैं। जानते हैं सच्चाई क्या है? वो ये है कि सर्च लाइट पब्लिकेशन 1986 में ही बंद हो चुका है। यानी कि जो आदमी योग्य नहीं है, जो सरासर झूठ फरेब कर रहा है, वो कुर्सी तो पा ही गया, उल्टा उसको लेवल 9 से लेवल 11 में प्रमोशन भी मिल गया। मैं एक बात का खुलासा करना चाहूंगा
कि 2011 में जो नियुक्ति की गई, जिसमें उप कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक कुल सचिव, ये 3 पदों की बहाली की गई और भी बहाली की गई। ये मुख्यतः आज 3 पदों पर ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये 3 पद में जो है मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि निर्भय कुमार सिंह, अशेश्वर यादव, प्रोफेसर अशेश्वर यादव, शुभ नारायण सिंह एवं ओंकार जसवाल, यह 4 व्यक्ति पटना यूनिवर्सिटी के वरीय शिक्षक थे और अपने बेटों को, भतीजों को और पुत्रवधू को, यह तीनों को निर्भय सिंह के द्वारा जो है यह नियुक्ति किया गया है, जो कि बिना आहर्ता का वह नियुक्ति नहीं किया गया था। आहर्ता नहीं रखने के बाद भी उनकी नियुक्ति की गई थी। सुन रहे हैं ना महामहिम फागू चौहान साहब, इसी को अंधेरगर्दी कहते हैं। अब मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के मामले को ही लीजिए। वहां के वीसी प्रोफेसर कुद्दूस को इस्तीफा देना पड़ा है। कारण यह है कि प्रोफेसर कुद्दूस ने खुद से पहले यूनिवर्सिटी के जो प्रभार देख रहे थे वाइस चांसलर एसपी सिंह, उन पर गंभीर आरोप लगाए थे और इस बाबत सरकार को चिट्ठी लिखी थी। मामला क्या था, ये आप प्रोफेसर कुद्दूस से एक बार सुनिए। भ्रष्टाचार का शुरुआत यहीं पे हमको समझ में आ गया कि 19 को जब राजभवन से मुझे पत्र मिला कि आपका सिलेक्शन वाइस चांसलर के लिए हुआ है और बधाई भी हमको मिलने लगा, तो मैंने उसी दिन विश्वविद्यालय जाकर पदभार ग्रहण करना चाहा और मैं गया अपने 2 दोस्तों को लेकर के मैं वहाँ पे पहुँचा। तो वहाँ पर कुल सचिव के साथ वहाँ के अधिक कुछ कर्मचारी भी थे और उन्होंने मुझे पहले मेरे रूम में बैठाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ऊपर से ऐसा आदेश आया है कि आप आज ज्वाइन ना करें, आप 23 को मंडे को ज्वाइन करेंगे। 1 सितंबर तो मेरे पास बिल आया मैन पावर के पेमेंट का, तो वो मैन पावर का पेमेंट का बिल था, वो आरएसएस सर्विसेज पटना ही की है, उसका बिल था। और बिहार के बहुत सारे कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में ये एजेंसी काम करती है। बल्कि एक विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने तो यहाँ तक नोटिफाई कर दिया है अपने अधीनस्थ सभी कॉलेजों को कि आपको आउटसोर्स कराना है तो इसी के माध्यम से आप कराएं। जो पहली वित्तीय अनियमितता का पहला परिचय हो गया। तो मैंने देखा कि इसकी पूरी फाइल जब मैंने मंगवाई तो मैंने पाया कि 19 अगस्त को जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग था, जो मेरा ज्वाइनिंग को उसने एक्सटेंड कराया, तो उसका कारण यही था कि मैन पावर का टेंडर को पास करके उसको विधिवत रूप से विश्वविद्यालय में आमंत्रित कर लेना था। मैंने देखा चिट्ठी, तो उस चिट्ठी में कुल संख्या 80, क्योंकि हमारे यहाँ 4-5 ब्लॉक हैं और 80 स्ट्रेंथ का एक मंजूरी हुई है पूर्व के वाइस चांसलर के माध्यम से। लेकिन उनको ये कहा गया, चिट्ठी में दिया गया कि आपको 45 ही आपको सप्लाई करना है, क्योंकि अभी हम लोग केवल एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं, वो है एकेडमिक काउंसिल। लेकिन सितंबर का जब बिल आया तो उसने 80 के पूरे स्ट्रेंथ पर बिल दे दिया। प्रोफेसर कुद्दूस ने अपनी सारी शिकायतें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखकर भेज दी थी। उस चिट्ठी में प्रोफेसर कुद्दूस ने कहा कि तमाम गड़बड़ियां, धांधली प्रभारी वीसी एसपी सिंह के जरिए की गई, इसलिए जांच की जानी चाहिए। एसपी सिंह को आप भूले नहीं होंगे, मैंने बिहार के विश्वविद्यालयों में लूट के अपने पहले और दूसरे एपिसोड में उनके कारनामों का अच्छा खासा जिक्र किया था। उनके रसूख का आलम यह है कि प्रोफेसर कुद्दूस की शिकायत रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। जिन पेमेंट्स पर उन्होंने एतराज किया था वो सारे के सारे ओके कर दिए गए। जिन लोगों के जरिए इंटरनल इंक्वायरी करवाना चाहते थे प्रोफेसर कुद्दूस, उन लोगों ने इंक्वायरी में शामिल होने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर प्रोफेसर कुद्दूस ही कटघरे में खड़ा कर दिए गए। एसपी सिंह जो मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के वीसी हैं, वो कितने बड़े तुर्रम खां हैं।
कि उनके खिलाफ जांच का आदेश प्रोफेसर कुद्दूस को इतना भारी पड़ा। एसपी सिंह को दरभंगा में वीसी हुए साल भर हुआ है और इनको पटना, मुंगेर, पूर्णिया जैसे 4-5 विश्वविद्यालयों में वीसी की सर्च कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। कई दूसरे विश्वविद्यालयों का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें दे दिया गया और जहां कहीं भी वे जिम्मा संभालते हैं वहां अपना खेल दिखाने से बाज नहीं आते। अरसत में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। मैं आपसे फिर मिलता हूं ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद असत में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं बिहार के विश्वविद्यालयों में अंधेरगर्दी की, लूट की, धांधली की, चोरी की और एक गिरोह की। आज की तारीख में बिहार के 12 में से 4 विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर नहीं है और एक के वीसी को फोर्स लीव पर भेजा गया है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में वीसी की पोस्ट 1 साल से खाली है। भागलपुर की वीसी सागर चली गई तो वो जगह भी खाली पड़ी हुई है और अरबी फारसी विश्वविद्यालय में वीसी की जगह प्रोफेसर कुद्दूस के इस्तीफा देने के बाद से खाली है। उधर मगध के वीसी राजेंद्र प्रसाद विजिलेंस रेड के बाद छुट्टी पर भेजे गए हैं, यानी कि वहां भी कुर्सी खाली है। वीसी के नहीं होने से एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशनल और फाइनेंशियल तीनों तरह के काम रुक जाते हैं। फिर भी साल भर से पोस्ट खाली पड़ी हुई है। पढ़ाई लिखाई को लेकर राजभवन कितना चिंतित और गंभीर रहता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। वैसे बिहार की नीतीश सरकार को भी आप इन मामलों में क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारा नियंत्रण और बहुत सारी अनुमतियां सरकार की संस्थाओं और उनके अधिकारियों के जरिए दी जाती हैं, उस पर उनकी नजर रहती है। अगर वो अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं तो फिर दोष उनके ऊपर भी आता है। सरकार भी जिम्मेदार तो है ही। मैं जब वीसीस की बात कर रहा हूं तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा चलना भी जरूरी है। वहां वीसी तो हैं लेकिन पावर सीज है। ये एक निराला केस है। प्रोफेसर फारूक पर आरोप यह है कि जब वे वीसी बनाए गए तो कुछ महीनों के भीतर ही 71 करोड़ 69 लाख रुपए उन्होंने निकाल लिए। इसके लिए वे फाइनेंस ऑफिसर को अपनी तरफ से अपॉइंट कर गए। राजभवन की अनुमति ली ही नहीं जो नियमता लेनी चाहिए थी। फाइनेंस ऑफिसर वो अधिकारी होता है जो विश्वविद्यालय के खर्चों की निगरानी करता है और फाइनेंशियल मामलों में उसकी मंजूरी चाहिए होती है। जब डॉक्टर फारूक ने 71 करोड़ से ऊपर की रकम निकलवा ली तो राजभवन के कान खड़े हो गए। भाई, हमारे राज में हमको बताए बिना ऐसे खाना पीना कैसे चलेगा? तो डॉक्टर फारूक के पास बतौर वाइस चांसलर जो अधिकार थे वो सीज कर दिए गए। जांच कमेटी बिठा दी गई। हमारे तकनीकी कारणों से ये रोक लगी थी, तो जिस पर हम समझते रिपोर्ट अब जमा हो गया, आखिरी इस चरण पे है और हम समझते हैं कि कुछ कन्फ्यूजन के कारण ऐसा हुआ था, वो सब दूर हो जाएगा। वो ऐसा था कि कोई आरोप तो नहीं था, तो जो एफओ की जो नियुक्ति हुई थी उसमें अनुमति के बगैर हुई थी, जिसके चलते थोड़ी समस्या हुई थी। उनके 2 माह के काल में जो हुआ था ट्रांजैक्शन 71 करोड़ 69 लाख, उसमें उसकी जांच हो गई है। फारूक साहब को लग रहा है कि जल्दी ही कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि छपरा में वीसी के खिलाफ जांच कमेटी के मुखिया मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी एसपी सिंह बनाए गए थे। एसपी सिंह, जिनका जिक्र मैं बार बार करता हूं। प्रोफेसर फारूक की शक्तियों पर लगाम लगे 9 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है और ना ही अधिकारों की बहाली। ऐसे में महीनों से जयप्रकाश विश्वविद्यालय में सैलरी, पेंशन, जरूरी खर्चों वगैरह को लेकर भयानक दिक्कतें चल रही हैं। अब आप राजभवन की ईमानदारी और विश्वविद्यालय चलाने के उसके तौर तरीके को इस बात से समझ सकते हैं कि फाइनेंस ऑफिसर के गलत अपॉइंटमेंट को लेकर जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी के अधिकार पर अंकुश लगा दिया गया, मगर उसी विश्वविद्यालय में जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू, वो करप्शन के मामले में विजिलेंस की तरफ से चार्जशीटेड है। सरकारी आदेश है कि उन्हें किसी जिम्मेदारी के पद पर नहीं बिठाया जाए, बावजूद इसके वो बैठे हुए हैं और जमकर बैठे। मामईम, ये क्या हो रहा है? बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में वीसी, रजिस्ट्रार, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, फाइनेंस ऑफिसर जैसे जो महत्वपूर्ण पद होते हैं वो राजभवन की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं। इन पदों पर लोग,
उनमें से ज्यादातर आज की तारीख में भ्रष्टाचार, गबन और संगठित लूट के एक गिरोह का हिस्सा हैं। ये लोग पैसा कहां से खाते हैं, इसको 1 मिनट के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। विश्वविद्यालयों के पास आमदनी के 3 रास्ते: राज्य सरकार से मिलने वाला बजट, अनुदान की राशि जो यूजीसी और राज्य सरकार दोनों की तरफ से आती है, और छात्रों से ली जाने वाली फीस। राज्य सरकार जो पैसा देती है उसके लिए मद तय होती है कि किस काम के लिए आपको खर्च करना है। ये पैसा आपके पास जा रहा है, इसमें सैलरी, पेंशन का एक बड़ा भाग होता है। लेकिन वाइस चांसलर और उनकी टीम खर्च कहीं और करती है, जहां से मोटी कमाई हो सके, जैसे कॉपी की खरीद, भवन निर्माण, बाउंड्री वॉल, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ऑडिटोरियम वगैरह वगैरह पर लाखों खर्चे हो जाते हैं। कॉपी चाहिए आपको हजारों में, आप लाखों में छपवा लीजिए। जमीन पर कुछ मत कीजिए, कागज पर सब रहने दीजिए और रकम को मिल बांट कर खा जाइए। नतीजा यह होता है कि महीनों महीनों रिटायर्ड लोगों को पेंशन नहीं मिलती। इस तरह के टीचर्स जब हाईकोर्ट गए तो सरकार ने बाकायदा एफिडेविट देकर के कहा कि विश्वविद्यालयों को जो पैसा जाता है उसमें पेंशन की रकम भी होती है, लेकिन पेंशन के लाले पड़े रहते हैं, क्योंकि पैसा कहीं और खपाया जाता है जहां से कमाई हो सके। राज्य सरकार और यूजीसी से जो अनुदान मिलता है वह लैब बेहतर करने, खेल की सुविधाएं बढ़ाने, लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए, एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के छात्रों के हॉस्टल बनाने के लिए, इस तरह के मद में आता है। लेकिन अगर सही खर्च होता तो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में ये खंडहर और खस्ताहाली नहीं होती। छपरा के कॉलेजों को देखा है आपने? ये कॉलेज का कैंपस है, ये क्लासरूम है, गौर से देखिएगा, क्लासरूम ही है। आपको गलतफहमी हो सकती है लेकिन सच्चाई यही है। और ये लैब है, साइंस के बच्चे ऐसे ही लैब से जेसी बोस और हरगोविंद खुराना बनेंगे। देखते रहिए, ये भी कैंपस ही है, कॉलेज का कैंपस है, और वो भी सरकारी कॉलेज का। पूछे कि पैसा कहां गया तो सब एक दूसरे को टोपी पहनाने लगते हैं। ऐसी भाषा बोलेंगे कि आपको डिक्शनरी पकड़नी पड़ेगी। मसलन संचिका नहीं मिल रही है, अभिलेख नहीं है, वहां प्रतिलिपियां पड़ी हुई हैं, अन्वेषण चल रहा है, प्रदत्त परिपत्र में 4 नंबर की कंडिका में यह उद्धृत है। अब आप समझते रहिए। कुछ एक ईमानदार लोग अगर सिस्टम में हैं या आ गए हैं तो उनकी हालत दांत के बीच आई जीभ जैसी हो जाती है। मेरी नियुक्ति भारत के जो प्रधान जो इस समय महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उस समय बिहार के महामहिम राज्यपाल होते थे और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते थे, उनके समय में हुई थी। परंतु मैंने 3 वर्ष के कार्यकाल में पाया कि मुश्किल से 5 कर्मचारी या अधिकारी ऐसा नहीं मिला जो शुचितापूर्ण कार्य करने दिया हो। कुलपति के पद का निर्वाह करना बहुत कठिन काम था। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती तो विद्यार्थियों की परीक्षा कराना। केवल एक परीक्षा कराना और शुचिता बनाए रखने में ही मुझे 3 वर्ष में जो पीड़ा हुई है मैं कह नहीं सकता। हाँ, रही बात कुलपतियों की नियुक्ति में वास्तव में पारदर्शिता की बहुत ज़रूरत है, और कहीं न कहीं बात उच्च स्तर से लेकर के और पात्रता तक पर भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह हैं। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति कोई दोषी नहीं है, हम केवल शीर्ष से नहीं कह रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसमें अभिभावक भी दोषी हैं, इसमें छात्र भी दोषी हैं। लेकिन मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि अगर कोई सबसे अधिक दोषी है तो हम कुलपति लोग दोषी हैं। अगर हमारा दामन साफ रहता, हम अगर कृत संकल्प होते, हमें अपना कर्तव्य बोध होता, तो शायद बिहार के विश्वविद्यालयों की ये दुर्दशा नहीं होती। हरिकेश बहादुर सिंह की गिनती प्रखर बुद्धिजीवी, कुशल प्रशासक और ईमानदार वीसी के रूप में होती रही। लेकिन आज की तारीख में बिहार के विश्वविद्यालयों में बेईमान लुटेरों की बड़ी जमात है और वो कुछ भी कर रहे हैं। कुछ मामले सुनिए। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, उसमें इस साल मार्च में बी फार्मा के लिए 11 कॉलेजों को एफिलिएशन दिया गया। 4 को 10 सीटें और 7 को 60 सीटें मंजूर की गई। इस पर राज्य सरकार ने सवाल किया और जून में सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी ने जवाब ये दिया कि 9 फरवरी को बी फार्मा एफिलिएशन के लिए जो कमेटी होती है उसने प्रस्ताव को मंजूरी दी। 10 फरवरी को एकेडमिक काउंसिल और 15 को सिंडिकेट से अप्रूवल मिल गया। 7 मार्च 2021 को सेनेट ने भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।
यानी कानूनी तौर पर अफिलिएशन का मामला साहुल सूते में बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है उसका कहीं जिक्र नहीं था। ऐसा लग रहा है कि उस बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। वो ये है कि बिहार में जितने भी प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेस हैं, मसलन बी फार्मा, नर्सिंग, बीबीए, एमबीए, एमसीए, इन तमाम कोर्सेज के अफिलिएशन, सर्टिफिकेशन और सिलेबस के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट बनाई गई है जिसे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय कहते हैं। ये सारे अधिकार उसी के पास है, लेकिन अफिलिएशन कोई और दिए जा रहा है। दुकान चल रही है। स्थानीय एक्टिविस्ट ब्रजेश कुमार ने ऐसे ही अफिलिएशन से जो इंस्टीट्यूट चलने लगा उसको फोन किया। वहां के मालकिन ने फोन उठाया। बात क्या हुई ये सुनिए। हेलो। हाँ हेलो। यही राजवंशी फार्मेसी कॉलेज से बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं। इस सत्र में एडमिशन हो रहा है क्या? जी हो रहा है। मतलब 21 से 23 होगा ना? 21 से? सेशन 21 से 23 होगा, 24 होगा ना? आप किस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं? तो बी फार्मा में। बी फार्मा? जी। 21 से 25 होगा। 21 से 25 होगा। अच्छा, अपने यहाँ डी फार्मा भी है क्या? जी डी फार्मा भी है। अच्छा। मैडम डी फार्मा का फीस क्या होगा? डी फार्मा का 2 साल का 2 लाख रुपया है और 10,000 रुपया एडमिशन फी है। और बी फार्मा का 4 साल का 4 लाख रुपया है और 10,000 रुपया एडमिशन फी है। तो अभी तक सारे एडमिशन हो गए? मैडम सीट बचा हुआ है? किस में एडमिशन लेना है? 2021 में ना? जी, जी, कब +2 किए हैं आप? हाँ, +2 तो पहले का है। आप किस में लेना चाहते हैं? डी 2021 से पहले वाले में भी हो सकता है क्या? हाँ हो जाएगा। कौन सा सेशन होगा मैडम? 20 से 22 होगा। 20 से 22 में डी फार्मा ना? जी। अच्छा। मैडम अफिलिएटेड कॉलेज है ना? जी जी। कहाँ से PCI से है? PCI से है, बिहार यूनिवर्सिटी से है, सबसे है। अच्छा मैडम, आप प्रिंसिपल मैडम बोलिए। नहीं, हम कॉलेज के ऑनर हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ मैडम आपका? क्या नाम हुआ? मेरा? जी। अनीता राय। अनीता राय। अनीता मैडम, एक बात मैं बताता हूँ कि ये बात तो आपको स्पष्ट अभी जानकारी हो गई हो कि बिहार सरकार ने सारे विश्वविद्यालयों को नोटिफाई किया है कि प्रोफेशनल कोर्स का एफिलिएशन देने का राइट नहीं है उसको। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये एडमिशन आप लोग कैसे ले रहे हैं? पीसीआई की लिस्ट में आपका नाम है इस साल के लिए? आप देखे नहीं हैं? हम देखने के बाद ही बात कर रहे हैं आपसे। पीसीआई में मेरा नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लिस्ट में आपको फॉरवर्ड कर दूं? और पीसीआई के अलावा लोकल यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट आपको एफिलिएशन देगा ना कि बिहार यूनिवर्सिटी एफिलिएशन देगा आपको? ये कितना दिन पहले हुआ है ये चीज? मैडम लास्ट मंथ 25/6/2021 को बिहार सरकार ने सारे रजिस्ट्रार को नोटिफाई किया और 48 आवर्स में स्पष्टीकरण मांगा था। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। जी। तो वो लेटर मैं दूं आपको? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमको मत, लेटर हमको नहीं चाहिए। हाँ बताइए। ये तो बच्चों के साथ कम्प्लीटली धोखाधड़ी हो रहा है ना। इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। वो बच्चे के एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे, बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा? बिहार बच्चे के साथ इतना खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं आप लोग? आप बिहार सरकार की बातें कर रहे हैं, पेपर की बातें कर रहे हैं। इतने सारे कॉलेजेस जो हैं जो चल रहे थे और जो एडमिशन ले लिए हैं इसके पहले, तो वो सारे के एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे। इस बिहार सरकार के बाद हम लोग के लिए कोई दरवाजा नहीं है। दरवाजा आपके लिए खुलेगा, उससे पहले बच्चे का दरवाजा आप कैसे बंद कर सकते हैं? मतलब आप डिस्प्यूटेड लैंड पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे तो कोई गवर्नमेंट बॉडी आपको रोकेगा या आप कहेंगे कि नहीं हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, उसके बाद हम किसी से जाएंगे फाइट करने के लिए कोर्ट? दरवाजा खुलेगा, खुलने के बाद आप एडमिशन लेंगे। कि बंद दरवाजे में ही एडमिशन लेंगे, कहेंगे नहीं बच्चों को तुम वेट करो, हमारा जजमेंट आएगा उसके बाद। पीसीआई हमको जब तक अप्रूवल नहीं दी तब तक हम कैसे ले लिए एडमिशन? पीसीआई का कोई लेटर है आपके पास? बिल्कुल है। मैडम एक बार प्लीज मुझे फॉरवर्ड करें। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं मुझसे ये पूछने वाले? ब्रजेश अपनी बात ठीक रख रहे थे।
लेकिन अनीता राय मैडम को यह भरोसा है कि आगे लड़ भिड़ कर जो नहीं हो सकता है, जो अभी कानून में प्रावधान नहीं है, उसको भी करवा लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के वीसी हनुमान पांडे के काम धाम का तौर तरीका यही है, एक नमूना है, सरासर धांधली और गैर कानूनी काम। हनुमान पांडे भी राज्यपाल फागू चौहान के ठीक वैसे ही भरोसेमंद लोगों में हैं जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी एसपी सिंह या मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर राजेंद्र प्रसाद। लाखों लाख बच्चों का करियर तबाह हो रहा है और ये सारे लोग आबाद हुए जा रहे हैं। हनुमान पांडे ने एफिलिएशन के लिए जो निगरानी कमेटी बनाई है, उसकी मुखिया प्रोफेसर अनीता शर्मा है। वही अनीता शर्मा जो असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बावजूद फिजिक्स की एचओडी हैं और साथ में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की हेड भी है। वही अनीता शर्मा जिनके पास कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं और वही अनीता शर्मा जिनके रुतबे, रसूख और रोबदारी की कहानी मैं आपको पहले सुना चुका। जब इन कॉलेजों का विवरण हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साइट पे देखिए, जहां से कॉलेज की मान्यता और सर्टिफिकेशन मिलती है, वहां पे इन कॉलेजों की कोई विवरण नहीं है। बिहार से बामुश्किल 4 कॉलेज है। आप समझ सकते हैं कि एक छात्र का नामांकन शुल्क साल का 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है। ऐसे में हजारों छात्र नामांकित हुए हैं और इन छात्रों का भविष्य अधर में अटका है, क्योंकि ये छात्रों का इन कॉलेजों का मान्यता ही नहीं है। मैं कई सारे समाचार पत्रों में जब इनके विज्ञापन छपे तो उन समाचार पत्रों वालों को भी कहा इनके विज्ञापन न ले, क्योंकि भ्रामक खबर है। बाद में उन लोगों ने भी इन खबर को चलाना बंद किया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि छात्र हित को मुद्दे को लेकर कोई भी पार्टी क्यों नहीं आगे आ रही है। इन छात्रों का भविष्य का क्या होगा? ये एफिलिएशन का मामला भी जबरदस्त कमाई वाला है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रभारी वीसी एसपी सिंह, वही मिथिला यूनिवर्सिटी वाले, और प्रभारी रजिस्ट्रार पीके वर्मा ने 3 महीने के भीतर 1-2 नहीं बल्कि 30 कॉलेजेस को मान्यता दे दी, बावजूद इसके कि बोर्ड ऑफ एफिलिएशन ने 2015 के बाद से किसी का भी एफिलिएशन नहीं करने का ऐलान कर रखा है, क्योंकि संसाधनों के आधार पर एफिलिएशन देने का कोटा पूरा हो चुका है। मगर जब डर ना हो और नियम की परवाह करने की चिंता ना हो तो एफिलिएशन तो दे ही दिया जाएगा ना। और आरोप यह है कि ऐसा करके 10 करोड़ कमाया गया। मैं बार बार एक सवाल उठा रहा हूं और वो ये कि बिहार के सभी विश्वविद्यालय का टेंडर मेसर्स पूर्वा ग्राफिक्स एंड ऑफसेट और मेसर्स एक्सलिकेट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को ही क्यों जाता है? और ये दोनों लखनऊ के हैं और दोनों के मालिक एक ही। ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों सवाल हैं। और जैसे विजिलेंस के जरिए ही सही, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी में अब जो कोहराम है, उस तरह का कोहराम उन तमाम सैकड़ों सवालों को लेकर सभी विश्वविद्यालयों में होना चाहिए। चोर लिटोरों की नींद हराम होना जरूरी है। बिहार के लाखों बच्चों के भविष्य की सही व्यवस्था होना जरूरी है। और जरूरी है बिहार के तमाम लोग इस मामले को लेकर संजीदा हों, अपनी तरफ से मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ चल रहे इंडिया न्यूज के इस युद्ध में क्या सहयोग कर सकते हैं, वो ये तय करें। आप सभी के मैसेजेस, मेल और फोन जिस तरीके से आ रहे हैं, उससे हमारा हौसला बढ़ा है और ये उम्मीद मजबूत हुई है कि अगर सही तरीके से सही लोगों को साथ लेकर कोई मरी खपी सड़ी व्यवस्था को भी ठीक करने का अभियान चलाया जाए तो कामयाबी की उम्मीद नजर आती है। आप सब जिस तरीके से लामबंद हैं, चाहे वो आम आदमी हो, प्रोफेसर हो, सरकारी अधिकारी हो, पत्रकार हो या फिर सोशल एक्टिविस्ट, सबका सहयोग मिल रहा है। इसके लिए इंडिया न्यूज आप सबों का धन्यवाद करता है। मगर चलते चलते बिहार के राज्यपाल फागू चौहान साहब, ये मैं फिर पूछना चाहता हूं कि आपके होते हुए अगर विश्वविद्यालयों के हालात ऐसे हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए आपने क्या किया? आपकी तरफ से कितनी जांचें, कितनी कार्रवाई और कितनी सजाएं हुई? या फिर आप ये मानते हैं कि ये सब महज शोर है, कोई लूट नहीं है, कोई नहीं चोर है? मगर ध्यान इस बात का जरूर होना चाहिए कि सबूत और हालात इनसे बड़ी गवाहियां नहीं होती। इंडिया न्यूज ऐसी गवाहियां बार बार लाकर आपके सामने रखता रहेगा और बार बार आपसे सवाल करता रहेगा। अरसत में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी और बहुत मुमकिन है कि सवाल यही होगा, सबूत यही होंगे, गवाहियां यही होंगी। बस फर्क यह है कि नए होंगे और उंगली जो है सिर्फ एक तरफ हो। उनको पता है, उनको मालूम है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।